Hello guys, good morning. Myself Saurav Srivastava started going to teach you today history chapter 3, the company, civil administration and revenue policy in India. Now let's begin. The East India Company's military victories in the Carnatic, Plassey and Buxar transformed it a trading company to a political power. ईस्ट इंडिया कंपनी की मिलिट्री के जीत, जिसमें कर्नाटिक वार की जीत, प्लासी की जीत और बक्सर की जीत शामिल थी, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग कंपनी से एक पॉलिटिकल पावर दिलाई. द कंपनीज न्यू एडमिनिस्ट्रेशन रेस्पॉन्सिबिलिटीज आफ्टर द एंड ऑफ द डुअल गवर्नमेंट इन 1772 इन्वॉल्व इनॉर्मस एक्सपेंडिचर. 1772 में डुअल गवर्नमेंट की एंड होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई. द कंपनी हाउएवर had gone bankrupt and had to appeal to the parliament Britain's legislature for a loan. 1772 के बाद कंपनी बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया, बर्बाद हो गई और उसने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ये अपील की कि उसे एक लोन दिया जाए. द पार्लियामेंट गेव द लोन. पार्लियामेंट ने उसे लोन दिया एंड बिगैन टू रेगुलेट द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ताकि कंपनी इंडिया में अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चला सके. इट पासेस सेवरल एक्ट्स. उसने कई सारे एक्ट पास किए, सच एज रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 शामिल था. पिट्स इंडिया एक्ट 1784 विच सेंट्रलाइज्ड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जिसकी वजह से इन दो एक्ट 1773 और 1784 की वजह से ब्रिटेन ने इंडिया में अपने एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन की शुरुआत की. बिसाइड्स द चार्टर एक्ट पास्ड एवरी 20 ईयर्स टू रिन्यू द कंपनीज राइट्स टू ईस्टर्न ट्रेड. चार्टर एक्ट के पास होने के बाद प्रत्येक 20 साल यानी कि एवरी 20 ईयर्स के बाद कंपनी के राइट्स ईस्टर्न ट्रेड के लिए रिन्यू किए जाते थे. ग्रेजुअली इंक्रीज द पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी, जिसकी वजह से पार्लियामेंट का कंट्रोल कंपनी के ऊपर बढ़ता गया. अल्टीमेटली इन 1858 और 1858 में द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया एंडेड. 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में रूल कर रही थी उसको समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया. और ब्रिटेन की महारानी ने या ब्रिटेन के ताज ने खुद इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया. सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अ गवर्नर जनरल एडमिनिस्ट्रेटेड ऑल द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ द मेंबर्स ऑफ हिज काउंसिल. एक गवर्नर जनरल को इंडिया के सारी टेरिटरी जहाँ पे ब्रिटेन का शासन था उसके लिए अपॉइंट किया गया, जो मेंबर्स ऑफ काउंसिल की हेल्प से इंडिया को चलाता था. There were a large number of officers for the carrying out day-to-day administration tasks at the various level. अलग अलग लेवल पे अलग अलग ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे जो अलग अलग काम करते थे. They were called civil servant और उनको सिविल सर्वेंट बोला जाता था. They belong to the Indian civil service और वो किससे बिलोंग करते थे? इंडियन सिविल सर्विस, जिसे आज के टाइम में IAS बोला जाता है, उससे पहले ICS बोला जाता था, इंडियन सिविल सर्विस. और IAS का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. फाउंडेड बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793. 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ICS सर्विस की शुरुआत की. फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शासन के मकसद से ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस. ब्रिटिश इंडिया को प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया और प्रोविंसेस 3 बनाए गए, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे. और इन तीनों प्रोविंसेस को प्रेसिडेंसीज बोला गया. ईच प्रेसिडेंसी वॉज अंडर अ गवर्नर. हर एक प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर होगा और उसकी काउंसिल होगी. ऑल अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश मोनार्च और सभी ब्रिटेन के राजा के द्वारा या ब्रिटेन के शासन के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे. एवरी अदर प्रोविंस वॉज अंडर अ लेफ्टिनेंट गवर्नर और सभी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर होंगे या चीफ कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल, या एक चीफ कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा? तो इंडियन गवर्नर जनरल के द्वारा. अ प्रोविंस और प्रेसिडेंसी वॉज डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट. प्रोविंस या प्रेसिडेंसी को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया. द डिस्ट्रिक्ट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अंटिल इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश. जब अंग्रेज इंडिया में गए तो डिस्ट्रिक्ट ही वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन था. द कलेक्टर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविल सर्वेंट इन अ डिस्ट्रिक्ट. एक डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं आज के टाइम में, वो उस समय जिला अधिकारी के रूप में काम करता था या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के रूप में काम करता था. ओके. एंड हिज ऑफिस वॉज कॉल्ड द कलेक्ट्रेट और उसके ऑफिस को कलेक्ट्रेट बोला जाता था. द कलेक्टर कलेक्टेड रेवेन्यू. कलेक्टर का काम क्या होता था? रेवेन्यू यानी कि टैक्स को इकट्ठा करना. एंड वॉज ऑल्सो द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और साथ में वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होता था. हु एडमिनिस्टर्ड जस्टिस, जो फैसले भी सुनाता था, जस्टिस भी करता था और साथ में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन भी करता था. इंडियंस वेयर रिक्रूटेड
रिक्रूटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट बट यूजुअली एट द लोअर लेवल्स। इंडियन पीपुल्स को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए रिक्रूट तो किया जाता था, यानी कि अपॉइंट तो किया जाता था, लेकिन लो लेवल के लिए। दे रिसीव्ड लो सैलरी, उनको कम सैलरी दी जाती थी और साथ में उनके प्रमोशन भी नहीं होते थे। ऑल द हाई पोस्ट वे आर रिजर्व फॉर यूरोपियन, सभी हाई पोस्ट जो थे वो यूरोपियन के लिए रिजर्व रहा करते थे। पुलिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑर्गेनाइज द पुलिस सिस्टम, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया। इट वॉज हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसका हेड कौन होता था? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ईच डिस्ट्रिक्ट हैड अ सुप्रिटेंडेंट एंड डिप्टी सुप्रिटेंडेंंट ऑफ पुलिस, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सुप्रिटेंडेंट होता था और सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पुलिस हुआ करता था। द डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इनटू थानाज, डिस्ट्रिक्ट को थाने में डिवाइड किया जाता था, जैसे मोहम्मदाबाद थाना है, जमानिया थाना है, गाजीपुर थाना है, इस तरह करके। ईच अंडर अ दरोगा, और हर एक थाना एक दरोगा के अंडर में होता था। द विलेजेस एंड टाउन्स हैड चौकीदार, विलेज और टाउन्स में चौकीदार होते थे, कोतवाल्स होते थे, ऐसे करके थे। जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, देयर वॉज नो यूनिफॉर्म कोड ऑफ द लॉज इन इंडिया, इंडिया में अब तक किसी भी तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉ लागू किया नहीं गया था जब इंडिया लोग ब्रिटेन वाले आए थे। इनिशियली द कंपनी कंटिन्यूड विद द हिंदू लॉज, शुरू में ब्रिटेन ने या ब्रिटेन की कंपनी ने हिंदू लॉ के हिसाब से यहाँ एंशिएंट धर्मशास्त्र और मुस्लिम लॉज के हिसाब से चलाया सब कुछ। दीज लॉज वेर इंटरप्रेटेड बाय हिंदू पंडित्स एंड मुस्लिम मौलवीज, ये सारे नियम किसके द्वारा बनाए गए थे? तो हिंदू में पंडितों के द्वारा और मुस्लिम में मौलवीज के द्वारा। ओके, द कंपनी सेटअप सिविल कोर्ट्स अंडर यूरोपियन जजेस, कंपनी ने सिविल कोर्ट्स यूरोपियन जज के अंडर बनाया, क्रिमिनल कोर्ट बनाया, मुस्लिम मुफ्तीज बनाया, काजीज बनाया। द रेगुलेटिंग एस्टेब्लिश्ड द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता इन 1774, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में 1774 में की गई। In 1793, Lord Cornwallis introduced a code of laws covering various aspects of administration. 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कोड ऑफ लॉज, जिसमें अलग अलग तरह के एडमिनिस्ट्रेशन के रूल रेगुलेशन थे। इट एस्टैब्लिश्ड द सुपीरियरिटी ऑफ रिटन लॉज ओवर लॉज बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, और इसमें कस्टम और ट्रेडिशन के हिसाब से जितने रूल रेगुलेशन बनाए गए थे सबको एबॉलिश किया गया। In due course, a graded system of court was set up below the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट के अंडर ग्रेडेड सिस्टम को लागू किया गया। In 1865, हाई कोर्ट वेर established at Calcutta. 1865 में हाई कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की जाती है, मद्रास एंड बॉम्बे, और साथ में मद्रास और बॉम्बे में भी की जाती है। अंडर द ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम, लीगल प्रोसीजर्स वर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो टाइम था किसी भी केस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा लगता था। ओके, पॉलिसी ऑफ लैंड रेवेन्यू। इन 1765 द कंपनी बिकेम द दीवान रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ सर्टेन एरियाज इन इंडिया। 1765 में कंपनी ने इंडिया के कुछ भागों में दीवानी न्यायालय की स्थापना की, यानी कि दीवानी जुडिशरी की स्थापना की, जिसे रेवेन्यू कलेक्टर कहा जाता था। आफ्टर दिस द कंपनी करप्ट सर्वेंट बिगैन टू एक्सट्रैक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स। कंपनी के करप्ट जो सर्वेंट थे उन्होंने बड़े बड़े पैसे छोटे किसानों से लिए, लेकिन उसको जमा नहीं किए। दे पॉकेटेड मोस्ट ऑफ द मनी, वो बहुत सारा पैसा खा जाते थे। लिविंग वेरी लिटिल फॉर द कंपनी, और बहुत कम पैसा कंपनी को देते थे। ऑल्सो देयर मेथड्स ऑफ कलेक्शन कॉज्ड वाइड स्प्रेड मिजरी अमंग द पीजेंट्स एंड अ डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अगर फसल बर्बाद भी हो जाती थी तब भी वो ऑफिसर उनसे टैक्स लिया करते थे, रेवेन्यू लिया करते थे। टू इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू लगातार आता रहे, द कंपनी फेल्ट द नीड टू रिस्टोर एग्रीकल्चर, उसने एग्रीकल्चर को फिर से रिस्टोर करना चाहा। इट ऑल्सो डिसाइडेड टू सेटल और फिक्स द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड एंड हु हैड पे इट। द कंपनी ट्राइड आउट मेनी एक्सपेरिमेंट फॉर दिस पर्पज। कंपनी ने एक फिक्स रेवेन्यू डिसाइड किया, और अगर कोई इसे पे करता है तो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाएगी, ऐसा कंपनी का मानना था। परमानेंट सेटलमेंट। इन 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत की बंगाल में। लेटर बाद में ही एक्सटेंड टू द बिहार, बाद में से बिहार, झारखंड, उड़ीसा, नॉर्थन मद्रास और बनारस, वाराणसी में लागू किया गया। किसको? परमानेंट सेटलमेंट को। द लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड परमानेंटली, लैंड रेवेन्यू को फिक्स किया गया।
हाईएस्ट पॉसिबल अमाउंट दैट द लैंड कुड यील्ड, जिससे छोटे किसान उसको दे सके। इट वॉज टू बी कलेक्टेड बाय द ट्रेडिशनल जमींदार्स, और ये किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता था? जमींदार्स के द्वारा। ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड 89% वुड गो टू द स्टेट, जिसमें से 89% स्टेट को और 11% जमींदार रखते थे। ओके, एज द स्टेज ऑफ शेयर वॉज फिक्स्ड परमानेंटली, कॉर्नवालिस एक्सपेक्टेड द जमींदार्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर कंडीशन। जमींदार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों से बोला कि आप एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कीजिए टैक्स के थ्रू, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। इफेक्ट ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, क्या क्या असर हुआ? देखिए, न्यू लैंड लॉर्ड्स इन प्री ब्रिटिश इंडिया जमींदार्स हैड नो ओनरशिप। प्री ब्रिटिश इंडिया में जमींदार को अपनी जमीन का हक नहीं था, या जमीन के ऊपर उनका हक नहीं था। परमानेंट सेटलमेंट मेड देम हेरिडेटरी लैंड ओनर्स। परमानेंट सेटलमेंट आने के बाद उनको जमीन का मालिक बनाया गया ताकि वो सारे लैंड को देख सके। टू मीट द हाई रेवेन्यू, ताकि कंपनी को हाई रेवेन्यू मिलता रहे। मेनी जमींदार्स टुक लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स, कई सारे जमींदार ने मनी लेंडर से पैसे उधार लिए। इफ दे फेल्ड टू रिपे, यदि वो पैसे देने में असफल हो गए, सच लोन्स द लैंड वेयर टेकन ओवर बाय द मनी लेंडर्स, तो जो जमीन था वो मनी लेंडर ले लेते थे। हु बिकम द न्यू जमींदार्स, और वो नए जमींदार बनते चले गए। द न्यू जमींदार यूजुअली हैड नॉन एग्रीकल्चर, जो नए जमींदार थे वो नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, मतलब वो खेती करना नहीं जानते थे और वो शहरों में रहते थे। दे लीज्ड आउट देयर लैंड, वो अपने ज़मीन को लीज पे देते थे। किसको? गरीब किसानों को, और उसमें ज़्यादा पैसा वो रेंट लेते थे। द टेनेंट्स इन टर्न सब लीज्ड देयर लैंड, टेनेंट्स क्या करते थे कि अपनी ज़मीन को वो दूसरों को लीज पे दे देते थे। सो देयर वाज अ चेन ऑफ टेनेंट्स बिटवीन द जमींदार्स एंड द लास्ट टेनेंट, इसलिए जमींदार और टेनेंट के बीच एक चेन बनता गया। हु वाज द एक्चुअल कल्टिवेटर, किसका चेन? जो असली में उस खेत में खेती करता था। द कल्टिवेटर हैड टू बियर द बर्डन ऑफ द इंक्रीज रेंट, और इसकी वजह से उनके ऊपर टैक्स बढ़ता चला गया। कंडीशन ऑफ पीजेंट्स, छोटे किसानों की कंडीशन क्या थी? द पीजेंट्स हु वेयर अर्लियर ओनर्स ऑफ देयर लैंड, पीजेंट्स यानी छोटे किसान जब उनको अपनी ज़मीन का हक मिला, नाउ बिकेम टेनेंट्स, एंड अब वो टेनेंट्स का मतलब ज़मीन उधार पर लेकर खेती करने लगे। एंड हैड पे रेंट टू द जमींदार्स, अब वो जमींदारों को रेंट पे करने लगे। वाइल जमींदार्स ड्यूज द गवर्नमेंट वर परमानेंटली फिक्स्ड, जबकि जमींदार ने गवर्नमेंट के लिए परमानेंटली ड्यूज फिक्स कर रखा था। द जमींदार्स कंटिन्यूसली इंक्रीज्ड द रेंट पेएबल बाय द टेनेंट, जमींदार लगातार जो छोटे किसान थे टैक्स देते थे, उनके टैक्स वो बढ़ाते जाते थे, लेकिन कंपनी ऐसा कहने को नहीं कहती थी। द रिगिड कलेक्शन ऑफ रेंट विदाउट एनी कंसेशन फोर्स्ड पीजेंट्स टू टेक लोन्स फ्रॉम द मनी लेंडर्स, अगर वो पैसे नहीं दे पाते थे टेनेंट, तो उनको मनी लेंडर से पैसे उधार लेकर देने के लिए बोला जाता था। हु आर समटाइम्स जमींदार देमसेल्फ, कभी कभी वो खुद जमींदार भी होते थे। द पीजेंट्स कुड बी एविक्टेड फ्रॉम देयर लैंड फॉर फेलिंग टू पे रेंट और रिपे लोन्स, अगर जमींदार ऐसा नहीं कर पाते थे तो उनकी ज़मीन छिन जाती थी। दिस रिजल्टेड इन पीजेंट्स इन इंडेपेंडेंस एंड लैंडलेस, इसकी वजह से छोटे किसान लैंडलेस होते चले गए। ओके, इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन एग्रीकल्चर, नाइदर द ब्रिटिश नॉर द जमींदार टुक एनी मेजर टू इम्प्रूव मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन, ना तो ब्रिटिश ने ना तो जमींदार ने किसी भी तरह की मेजरमेंट की कल्टिवेशन को इम्प्रूव करने के लिए, या कोई भी चीज़ें कोशिश की। एज दे वेयर एश्योर्ड ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू और रेंट, जब उन्होंने एक फिक्स्ड अमाउंट और रेवेन्यू फिक्स किया था, एग्रीकल्चर कंडीशन डिक्लाइन, इसकी वजह से एग्रीकल्चर कंडीशन धीरे धीरे बर्बाद होती चली गई। द फेल्योर ऑफ द मानसून वर्स्ट द सिचुएशन, जिस साल मानसून नहीं आता था उस साल फसल पैदा नहीं होती थी, लेकिन टैक्स तो देना होता था। एंड डेवास्टिंग फेमाइन्स बिकेम अ रिकरेंट फैक्टर, मेनी पीजेंट्स लेफ्ट देयर लैंड्स, कई सारे छोटे किसानों की ज़मीन चले गए और वो दूसरे स्टेट को वहाँ से चले गए, किसके लिए? कमाने खाने के लिए। रैयत वाली सेटलमेंट हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।